दोस्तों, समागम 2022 के आज के इस तीसरे और आखिरी सत्र में आप सभी का स्वागत है। लेकिन बात को आगे बढ़ाने से पहले और सवेरे से हम लोग किन चीज़ों को लेकर चर्चा करते आ रहे हैं, उन सब चीज़ों पर बात करने से पहले मैं सबसे पहले अपने साथियों से मेरा निवेदन रहेगा कि जो वीडियो जो ऑडियो विजुअल हम हर सत्र से पहले दिखा रहे हैं, एक बार उसे फिर से दोहराएँगे। We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. तो दोस्तों, मैं इस ऑडियो विजुअल को सवेरे से 4 बार देख चुका हूँ और जितना इसको देखो उतना कम है। और मेरी स्क्रीन में असल में वीडियो के साथ में नीरज आप भी दिखाई दे रहे थे मेरे को, और आपकी जो मुस्कुराहट है वो बता रही है कि आपने कितना एन्जॉय किया है इस ऑडियो विजुअल को। एन्जॉय नहीं किया, भावुक बनाया आपने एनर्जाइज़ कर दिया। एन्जॉय इन द सेंस कि इतना इंस्पायर करता है ये वाला ऑडियो विजुअल। तो ये एक बहुत ही शानदार ऑडियो विजुअल हमारे प्रधान के साथियों की तरफ से है। एंड बिफोर आई हैंड ओवर दिस सेशन टू यू, just a brief introduction about Samagam, and especially to our esteemed panelists. Many friends have been here since the morning, तो उनके लिए of course repetition होगा, लेकिन जो नए लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं उन्हें हम जानकारी देना चाहेंगे कि समागम 2022 के हम लोग मध्य में हैं, और इससे पहले पूर्व में 3 समागम हो चुके हैं। समागम की शुरुआत वर्ष 2018 में हुई थी, उसके बाद दूसरा समागम वर्ष 2020 में हुआ था, और विशेष जो बात 2021 की रही, पहली बार प्रधान और प्रधान की जो सहयोगी संस्थाएं हैं उन्होंने मिलकर के देश के अलग-अलग हिस्सों में नॉर्थ ईस्ट समागम, हिमालयन समागम, पश्चिम समागम और दक्षिण समागम किया था, और उन्हीं से जो एक किस्म से उसका जो आउटपुट निकला था, उसके बाद में अब हम समागम 2022 की तरफ हैं, की तरफ बढ़े हैं। 2018 में जब समागम हुआ था, और ये इसकी जो पूरी सोच है समागम को लेकर, जो पार्टनरशिप्स और कोएलिशंस की सोच है, वो इस कार्यक्रम के आयोजन में भी झलकती है। जहां 2018 के समागम में, जैसा मैंने कहा, वो प्रधान की प्रस्तुति थी। वर्ष 2022 के समागम में 10 अलग-अलग संस्थाएं, जी हाँ, 10 अलग-अलग संस्थाएं जो हैं मिलकर के आई हैं। और अगर मैं जल्दी से नाम लूं तो प्रिया CYSD प्रदान आपका एक साझा प्रयास है, प्रयोग है। इसमें आपके साथ में नीति आयोग, फीकी, आदित्य बिरला CSR सेंटर फॉर एक्सीलेंस, वानी इंडिया सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा मिशन समृद्धि, सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज फाउंडेशन, सहयोग फाउंडेशन और सीस्ता, ये 4 संस्थाएं और हैं। तो इस तरीके के साथ में समागम 2022 का आयोजन हो रहा है। जो थीम है, अगर उसको एक सेंटेंस में हम बोलें
पूरे जो समागम की थीम है वो यही है कि किस तरीके के साथ में पार्टनरशिप्स और विनिंग कोएलिशंस, जो हमने नाम दिया है विनिंग कोएलिशंस, किस तरीके के साथ में पार्टनरशिप्स और विनिंग कोएलिशंस के माध्यम से हम लोग अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्राप्ति की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये एक पृष्ठभूमि है। जहाँ तक आज के दिन का सवाल है, हमने आज शुरुआत अपने कीनोट एड्रेसेस के साथ करी थी। हमारे साथ में 3 वक्ता थे जिन्होंने अपना कीनोट एड्रेस दिया था। मिस शोको नोडा, जो कि यूएनडीपी के रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं इंडिया में। उसके बाद में श्री विजयानंद जी, जो एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं गवर्नमेंट ऑफ केरला से, और उसके अलावा हमारे साथ में एक और हमारे साथी थे। तो 3 लोगों ने जो है कीनोट एड्रेसेस दिए थे। उसके बाद में हमारे 2 अलग अलग सेशन, हमारा जो पहला सेशन था वो सीएसओस को लेकर के था, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को। दूसरे सत्र में हम लोगों ने जो है डोनर्स को लेकर चर्चा करी थी। और अभी जो तीसरा सत्र है जिसमें अब हम लोग आपके सामने हैं, जिसका टाइटल है हाउ कन्वर्जेंस ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इज हेल्पिंग डिलीवर ग्रेटर इम्पैक्ट फॉर द डेवलपमेंट रूपी। तो ये हमारे तीसरे सत्र का टॉपिक है। एक और बात बताना चाहूँगा कि इनफैक्ट जो हमारे जो तीसरे कीनोट स्पीकर थे वो स्वयं नीति आयोग से जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके मिशन डायरेक्टर श्री राकेश रंजन जी थे। तो यहाँ पर मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा और नीरज त्रिवेदी जी को हैंड ओवर करने से पहले उनका एक संक्षिप्त परिचय मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, जो आपका बायोडेटा है। नीरज त्रिवेदी जो हैं, आप ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस टीम को हेड करते हैं प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन पे, जहाँ पर वो फोकस करते हैं प्रथम की जो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज़ हैं उनके माध्यम से अपने स्ट्रेटेजिक आउटकम्स तक वो पहुँच सकें। नीरज को फाउंडर भी हैं पल्स फॉर डेवलपमेंट, जो कि एक इनिशिएटिव है अकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव के तहत सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का। उस पर भी आप काम करते हैं और उस पर भी आपका जो ध्यान और फोकस रहता है वो कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन और नॉलेज एक्सचेंज के ऊपर रहता है। इसके अलावा आपने कई आपका जो बड़ा बड़ा लंबा आपका अनुभव है। मैं सभी चीज़ों पे नहीं जाऊँगा, लेकिन सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आपने मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंटरनेशनल डेवलपमेंट किया है हार्वर्ड कैनेडी स्कूल से। आपका एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है मैनेजमेंट फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ and a degree in chemical engineering from IIT Madras. So what an accomplished resume, Neeraj, and it's all over to you. We will close this session at 5 o'clock before we come to our last session of the day. Neeraj, the stage is all yours. थैंक यू अनूप। काफ़ी पहले मैं सोच रहा था इंग्लिश में बात करेंगे, हिंदी में बात करेंगे, पर अब आपने मुझे प्रेरित कर दिया है। काफ़ी अच्छा एक वीडियो जो हमको एनर्जाइज करता है उससे शुरू कर दिया है। तो सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं समागम के इस पैनल डिस्कशन में, जो कि पार्टनरशिप्स और विनिंग कोलिशंस पे फोकस करता है। जैसा हमने अभी देखा इस वीडियो के ज़रिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करना शायद हमारे लिए एक बहुत बड़ी नीड है, पर एक साथ साथ एक बड़ा फॉर्मिडेबल चैलेंज भी है। और कोविड-19 ने अब हमें कुछ साल या शायद कई साल पीछे ले गए हैं। तो आज ये बहुत बड़ा नीड बन गया है कि पूरी डेवलपमेंट कम्युनिटी एक साथ आए और इन समस्याओं से जूझने के लिए, उनसे निपटने के लिए एक कॉमन फ्रंट प्रेजेंट करे। एक कॉमन फ्रंट जिसमें जानकारी का, लर्निंग का सीमलेस एक्सचेंज होता रहे, इनिशिएटिव्स और स्कीम्स और एफर्ट्स के बीच अलाइनमेंट, कोऑर्डिनेशन रहे, ताकि जो बेनिफिशियरी है उसे किसी तरह की दिक्कत नहीं हो इंटर डिपार्टमेंट इनएफिशिएंसीज के लिए। और आज जो हमारे साथ पैनल है वो एग्जैक्टली इसी पे फोकस करेगा। हमारा थीम इस डिस्कशन है कि सरकारी डिपार्टमेंट किस तरह से कन्वर्जेंस हासिल कर रहे हैं ताकि डेवलपमेंट रूपी का एक सबसे ज़्यादा प्रभाव मिले। We are grateful to be joined by distinguished officials from across the country doing exemplary work to improve lives and outcomes for people. In their current and past work, they've been coordinating and collaborating with individuals, departments, and non-government organizations. Today, we'll learn from them about how they have gone about convergence. कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कन्वर्जेंस को सहूलियत देते हैं और क्या सिस्टमैटिक बैरियर्स है जो उसके सामने में रोड़ा लाते हैं, और कैसे हमें अपने डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के एफर्ट्स को अलाइन करने की ज़रूरत है ताकि इनएफिशिएंसीज कम हो। आगे बढ़ते हुए मैं अपने पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। हाँ,
सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा। श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा 1987 बैच झारखंड कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं और करंटली सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोजीशन में तैनात हैं। As Secretary Rural Development, he is responsible for formulation, coordination, and implementation of policies and programs that address the development needs of the rural areas, focusing especially on eradication of poverty, creation of sustainable employment, and livelihood opportunities. इनके प्रीवियस कई पोजीशंस ये होल्ड कर चुके हैं, जिसमें शामिल हैं सेक्रेटरी बॉर्डर मैनेजमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, चेयरमैन NHAI, मैनेजिंग डायरेक्टर नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इत्यादि कई पोजीशंस हैं। श्री सिन्हा IIT कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उन्होंने बैचलर्स हासिल किया था और जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी जो यूएस में है उनसे उन्होंने मास्टर्स इन हेल्थ साइंसेज की डिग्री हासिल की थी। हम साथ ही श्रीमती रंजना चोपड़ा का भी वेट कर रहे हैं, वो अभी जुड़ी नहीं है। उनका परिचय मैं उनके जुड़ने पे ज़्यादा डिटेल में दूंगा। रंजना चोपड़ा जी 1994 बैच की उड़ीसा कैडर की ऑफिसर है और करंटली प्रिंसिपल सेक्रेटरी ST एंड SC डेवलपमेंट माइनॉरिटीज एंड बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर डिपार्टमेंट उड़ीसा में है। श्री भीम सिंह का भी हम वेट कर रहे हैं जो 2008 IAS बैच छत्तीसगढ़ कैडर के ऑफिसर है, करंटली कलेक्टर ऑफ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल्सो सर्विंग एज MG नरेगा कमिश्नर। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अभी मिस सोफिया फारूकी जो कि 2009 बैच IAS कैडर ऑफिसर है मध्य प्रदेश से। शी इज नोन फॉर हर अप्रोच टुवर्ड्स ईजिंग एक्सेस ऑफ पीपल टू द गवर्नमेंट so that its policies and programs benefit those people who really need them. First as collector of tribal district Mandla and later as MD of civil supplies department and now continues to do as commissioner of MG Narega in Madhya Pradesh. She vouches to give shape to MG Narega such that the program investment generates not only large scale guaranteed wage employment but also fulfills the livelihood needs of rural people. During the devastating COVID-19 second phase, she led from the front, and as a result, the state of MP was able to provide the highest number of wage employment under her leadership. हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मिस नैन्सी सहाय भी जो कि रांची में पली बड़ी हैं। वो 2014 IAS कैडर ऑफिसर झारखंड कैडर की IAS ऑफिसर हैं, करंटली सर्विंग एज डिप्यूटी कमिश्नर हम हजारीबाग। She has served the state of Jharkhand in different roles and capacities at different places. She was a probationer in Chaibasa, Assistant Secretary, Ministry of Environment and Forestry, Sub-Divisional Magistrate at Palamu, Deputy Development Commissioner at Deoghar, और हाल ही में डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री एंड मिशन डायरेक्टर स्वच्छ भारत मिशन और साथ साथ CEO झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। आप सभी का हमारे लिए समय निकालने की इस चर्चा में अपना योगदान देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग शुरू करते हैं चर्चा को। सबसे पहले मैं ऑडियंस से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमने अंत में ऑडियंस के क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए समय रखा हुआ है। प्लीज़ अपने क्वेश्चंस कमेंट्स को क्वेश्चन एंड आंसर्स प्रॉम्प्ट में आने दीजिए। पैनलिस्ट से एक मेरा रिक्वेस्ट होगा बिफोर वी प्रोसीड कि we have a lot to discuss and ground to cover and want to listen and learn from all of you. Each of you will bring in a different facet to the discussion. I therefore request you to stick to the time earmarked for the response and keep your response to the prompt. मैं माफ़ी चाहता हूँ कि इतना मैं माइजरली हो रहा हूँ टाइम को लेके, बट एक पैनल जो कि अलाइनमेंट और कन्वर्जेंस पे फोकस करता है, शायद उसके लिए हमारे पे जवाबदेही बढ़ जाती है कि हम कोऑर्डिनेट करें और एफिशिएंटली डेमोन्स्ट्रेट करें ताकि ये पैनल अपने आउटकम तक पहुँच सके। तो मैं एक ओपनिंग क्वेश्चन से सबसे शुरुआत करना चाहूँगा। सबसे पहले श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा और उसके बाद मिस सोफिया फारूकी और फिर मिस नैन्सी सहाय और हम वेट करेंगे श्री भीम सिंह और मिस रंजना चोपड़ा का। तो एक ओपनिंग क्वेश्चन है, कृपया अपने जवाब को 5 मिनट तक सीमित रखिएगा। जैसे ही 5 मिनट क्रॉस होते हैं मैं चैट पे आपको एक मैसेज डाल दूंगा। तो मेरा एक कॉमन ओपनिंग क्वेश्चन आप सबसे है, व्हाट डज द वर्ड कन्वर्जेंस मीन टू यू for your and your department or ministry's work? आपके लिए कन्वर्जेंस शब्द इसका मायना क्या है आपके काम के लिए और आपके डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री के काम के लिए? तो श्री NN सिन्हा से शुरू करते हैं सर, प्लीज। तो जैसे आपने जो
जो बात कही, कन्वर्जेंस बहुत सारी चीज़ों को सिग्निफाई करता है, और कन्वर्जेंस जब हम कहते हैं तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में उसके अलग अलग मीनिंग्स भी निकल के आते हैं। कई बार इसको फाइनेंशियल कन्वर्जेंस के रूप में भी देखा जाता है, कई बार टेक्निकल कन्वर्जेंस के रूप में देखा जाता है, कई बार इसे इस रूप में भी देखा जा रहा है कि जो चीज़ है वो कहीं और से फाइनेंस हो रही है और उसे ऑपरेट कोई और कर रहा है, या फिर कई लोग मिल के जब चीज़ों को साथ मिल के क्रिएट करते हैं तो वो भी कन्वर्जेंस के एक रूप में देखा जाता है। तो जहाँ तक हमारी मिनिस्ट्री में जो ट्रेडिशनल और जो डोमिनेंट फॉर्म्स ऑफ कन्वर्जेंस हैं उन पे अगर हम विचार करें तो प्रोग्रामेटिक कन्वर्जेंस हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्म है, और इसमें हम जो पहला तो उन प्रोग्राम्स को या उन फ्रेमवर्क्स को टेकअप करेंगे जहाँ पर कन्वर्जेंस प्रोग्राम का सोल है। फॉर एग्जांपल, अगर हम सांसद आदर्श ग्राम योजना लें तो उसके लिए कोई अलग से फंडिंग है ही नहीं। जो भी काम होना है सबका सब कन्वर्जेंस के माध्यम से आता है। अगर आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन की बात करें तो 70% राशि जो है और 70% अमाउंट के प्रोजेक्ट्स वो कन्वर्जेंस मोड से आते हैं। करीब 30% तक ही राशि स्पेसिफिक फंडिंग। कई मामलों में प्रोग्राम्स के बीच में ये कन्वर्जेंस कराई जाती है, जैसे कि महात्मा गांधी नरेगा और NRLM। इसी प्रकार से NRLM का स्किल के साथ महात्मा गांधी नरेगा के बाकी कई सारे कार्यक्रम, जिनमें से एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के हॉर्टिकल्चर के कार्यक्रम हो सकते हैं, उनके ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग के कार्यक्रम हो सकते हैं। कई बार मैन पावर, जॉइंट मैन पावर डेवलपमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कन्वर्जेंस के रूप में आ रहा है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम अगर आप देखिएगा तो कृषि सखी, पशु सखी जैसे कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली दो डिपार्टमेंट्स के बीच में कन्वर्जेंस स्थापित करते हैं, क्योंकि दोनों के जो टारगेट ग्रुप्स है वो एक है, और उनका जो मैन पावर है, मैन पावर में हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, रिसोर्सेज में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप देखिएगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के बीच में हो, नॉन गवर्नमेंट गवर्नमेंट कन्वर्जेंस भी हमारे प्रोग्राम्स की खास विशेषता रही है। और ख़ास के जो हमारा NRLM प्रोग्राम है वो इस प्रकार से काफ़ी सारे कन्वर्जेंस फॉर्मेट्स इस्टेब्लिश करता है, जहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग हो या ट्रेनिंग हो, उसमें तो NRO के रूप में भी सर्विसेज दी जाती है। कई बार जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर्स के प्रोजेक्ट टेकअप करते हैं, जिसके माध्यम से जो डाइवर्सिफाइड लाइवलीहुड को इंटीग्रेटेड मैनर में किस तरीके से कराया जाए कि किसान का जो बर्डन है, खास कर महिला किसान का जो बर्डन है वो हम कम कर सकें, उनकी आय ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें और उनकी मार्केट पर निर्भरता कम की जा सके। तो इसमें भी हम जो RCRC नाम का एक कोलिशन है उसके साथ मिलके लगभग 400 इस तरह के क्लस्टर्स को टेकअप कर रहे हैं। तो इस तरह के भी कई कन्वर्जेंस स्थापित अब हो रहे हैं, और मेरे विचार से इस कन्वर्जेंस को और भी आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, और जहाँ पर कि
प्राइवेट सेक्टर्स के साथ कन्वर्जेंस स्थापित करना, जहाँ वैल्यू चेन्स वगैरह में प्राइवेट सेक्टर्स कंज्यूमर फेसिंग है तो वो उस एंड को संभाल सकता है, पर जहाँ तक प्रोडक्शन एंड है, प्राइमरी प्रोसेसिंग एंड है, यहाँ पे जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मेंबर्स और उनके एग्रीगेट्स यहाँ पे आ सकते हैं। तो इस प्रकार की पार्टनरशिप्स भी बनाई जा सकती है और कई जगहों पे इस तरह की पार्टनरशिप में हम काम भी कर रहे हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के साथ पार्टनरशिप, ट्रेनिंग, एकेडमिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के साथ पार्टनरशिप, ये भी हमारे कन्वर्जेंस के कई डायमेंशंस हैं। तो मुझे लगता है कन्वर्जेंस को पार्टनरशिप्स के रूप में लेना चाहिए, इंट्रा डिपार्टमेंटल, इंटर डिपार्टमेंटल, इंटर मिनिस्ट्रियल, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट NGO, गवर्नमेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो इस तरह के कई सारे पार्टनरशिप फॉर्मेट्स में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट मिलके काम कर रही है। और अगर हमें अपने गोल्स के बारे में क्लैरिटी हो कि हमें करना क्या है, तो ये पार्टनरशिप्स आसानी से स्ट्राइक की जा सकती है और उन गोल्स के बेसिस पे आपस की एक जॉइंट वर्किंग इस्टेब्लिश की जा सकती है। मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करूँगा, क्योंकि थैंक यू सर, आपने बहुत एक आउटकम्स पे फोकस लाया अपने बात के अंत में और कहा कि जैसे आउटकम्स पे जब हम ध्यान रखेंगे तो कन्वर्जेंस अपने आप हो जाता है, चाहे वो प्राइवेट पार्टनर्स के साथ हो, चाहे वो NGOs के साथ हो, चाहे वो विभिन्न डिपार्टमेंट के साथ हो, चाहे ज़मीनी स्तर पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ हो। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सोफिया फारूकी जी, आपसे यही सवाल मेरा, आपके काम के लिए, आपके डिपार्टमेंट के काम के लिए मनरेगा में कन्वर्जेंस शब्द का आपके लिए क्या मायने है? थैंक यू नीरज जी। एंड जैसे अभी सर ने, नागिन सर ने जैसे एक्सप्लेन किया ही है, वो इतना ब्रॉड व्यू में हमको कॉन्वर्जेंस के बारे में सर ने समझाया है। लगभग उसी लाइन पे, मगर थोड़ा सा क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव स्टेट लेवल पे थोड़ा कभी कभी लिमिटेड भी होता है, मैं भी वही कहूँगी कि कॉन्वर्जेंस हम लोगों के लिए 3-4 कैटेगरी का हो सकता है या 3-4 प्रकार से अलग अलग हो सकता है। एक पुराना फॉर्मेट है कॉन्वर्जेंस का, जिसमें कि हम फंड्स को कन्वर्ज करते हैं। वो आवश्यक है, अभी भी आवश्यक है, बिकॉज फंड्स को अच्छी तरह से यूटिलाइज करना है। तो किस योजना से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा ऑप्टिमम तरीके से या उचित तरीके से ली जा सकती है, वो एक प्राइमरी या सबसे हम कहें प्रिमिटिव फॉर्मेट है कॉन्वर्जेंस का। उसके अलावा जैसा कि सर ने भी पशु सखी या कृषि मित्र, कृषि सखी की बात की, उसी तरह से हमारा एक डिपार्टमेंट का भी कॉन्वर्जेंस होता है कई योजनाओं में, जैसे हम लोग मध्य प्रदेश में भी कर रहे हैं। हमने कोविड के समय में क्योंकि एकदम से लेबर बहुत आ गई और उनको काम पे लगाना था, विभिन्न प्रकार के काम शुरू किए। उस वक्त हमारा फोकस था कि हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें कि वो लास्टिंग रहे। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी नहीं है कि हम अभी, क्योंकि नरेगा स्कीम को मैं यहाँ डील कर रही हूँ, उसको नरेगा से ही संचालित कर सकें। तो कभी वो किसी और डिपार्टमेंट से संचालित होने वाला, उनके स्टाफ से, जैसे हमारी गौशालाएं थी, उसको हमने पशुपालन विभाग के माध्यम से संचालन के लिए लगाया। हमने उसमें अपनी स्व सहायता समूह की महिलाएं, जो SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की विमेन है, उनको भी उसके संचालन में पार्टिसिपेट कराया और हमारी 50% गौशालाएं आज SHG की महिलाएं चला रही हैं। उसी से हमारा कॉन्वर्जेंस का एक नेक्स्ट स्वरूप अगले कुछ महीने में निकल के आया, कोविड के ही जो एक लंबा वक्फा हम लोग का रहा, 1-1.5 साल का, 2 साल का, कि गौशाला को ही हमने एक नोड माना और उसके आसपास एक डाइवर्सिफाइड कॉम्पोजिट एग्रीकल्चर का पैटर्न हमारी बहुत सारी नरेगा की योजनाओं को कंबाइन करते हुए उसमें हमने डेवलप करने की कोशिश की, जिसमें हमने प्लांटेशन, नर्सरी, मेडिसिनल प्लांट्स का प्लांटेशन, फिशरी, सभी को एक बड़े उसमें लिया, ये मानते हुए कि गौशाला स्टैंड अलोन सर्वाइव नहीं करेगी। इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट। वो स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट की वायबिलिटी SHG के लिए भी नहीं है। SHG को हम कुछ दिन मोटिवेट कर सकते हैं, फिर वो अपने धीरे धीरे फिजल आउट हो जाते। उनको भी सस्टेन करने के लिए हमको एक
क्लस्टर लेवल फेडरेशन को इन्वॉल्व करना पड़ेगा या एक एफपीओ को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, प्लस उन्हें एक मार्केट सस्टेनेबल मॉडल देना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारी जो गौशालाएं पहले आधे एकड़ की भूमि पे बनी थी, आज हमारी कोशिश है, कुछ में हम कर भी पाए हैं, उनको हमने एक्सटेंड करा दिया 28-28 एकड़ तक की शासकीय भूमि पर, जिसमें पूरा कॉम्पोजिट एग्रीकल्चर, कॉम्पोजिट नेचुरल एग्रीकल्चर है, वो केमिकल बेस्ड नहीं है, उसमें प्लांटेशन है, वेजिटेबल प्लांटेशन है, फ्रूट बेयरिंग ऑर्चर्ड है, उसमें कमर्शियल वेराइटीज़ भी हैं जो हम कर सकते हैं इंटरक्रॉपिंग में, जैसे एलोवेरा है, तुलसी है। इस तरह का एक अप्रोच हमने अपने मॉडलिंग में भी, अपने प्रोजेक्ट्स में भी लाया है। और साथ में जैसे मैं कह रही थी कि 2-3 प्रकार के कन्वर्जेंस हैं, फंड्स का हो सकता है, डिपार्टमेंटल, इंटर डिपार्टमेंटल हो सकता है कि हमको स्टाफ कैसे लेना है और एक बड़े प्रोजेक्ट को कैसे वायबल बनाते हुए संचालित करना है। इसी प्रकार से बेनिफिशियरी, अगर इसी मॉडल की हम बात करें, बेनिफिशरीज का भी कन्वर्जेंस होता है। अगर हमारी एक नरेगा योजना की हम बात करें तो उसमें एक सामान्य एक वेज वर्कर है, वो हमेशा वेज वर्कर भी रह सकता है, वो चाहे तो स्किल्ड में हम डेवलप करें उसे, या उसको एक एसएचजी के फॉर्मेट पे ऑर्गेनाइज करें। एनआरएलएम में कुछ समूहों को क्रेडिट लिंकेज मिलता है, बट उसके बाहर भी हमारे बहुत से एसएचजीज हैं जो कि एनआरएलएम में रजिस्टर होते हैं, उनका क्रेडिट लिंकेज ना भी हो तो भी कॉन्वर्जेंस के माध्यम से हम उन्हें नरेगा के या एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर के, फॉरेस्ट्री के जॉइंट प्रोजेक्ट्स में सस्टेनेबल लेवल पे ले जा सकते हैं। इस तरह के हमारे यहाँ लगभग 400 सीएलएफ्स पर हम अभी फोकस कर रहे हैं जो कि इस तरह का काम भी ले सकें। और अल्टीमेटली जो लास्ट लेवल ऑफ कॉन्वर्जेंस की बात होगी, जो कि सर ने भी अभी फ्लैग किया है कि कॉन्वर्जेंस आज की दिशा में या आज की स्थिति में जो अब हम लोग देख रहे हैं वो है नॉलेज पार्टनर्स एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी हमारा कॉन्वर्जेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बात तो हम सब मानते हैं कि गवर्नमेंट हर चीज़ नहीं कर सकती। हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, हम सस्टेनेबिलिटी की बात कर सकते हैं, बट एक जो लास्ट माइल हैंड होल्डिंग की आवश्यकता होती है फील्ड पे, वो हमारा स्टाफ चाह के भी नहीं कर सकता। उसमें स्टाफ की या समय की शॉर्टेज एक अपनी जगह है, पर हमारे एक लीगल स्ट्रक्चर्स होते हैं। जब हम किसी चीज़ को मार्केट लिंकेज की या सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, तब अगर हमारा स्टाफ उसमें शामिल होता है तो वो टेंडर, सीवीसी की गाइडलाइंस, इम्पार्शियलिटी, लोएस्ट बिडर, इस तरह के बहुत सारे नियमों में भी उलझता है। जब हम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को मार्केट लिंकेज वाली साइड पे इन्वॉल्व करते हैं और मार्केट रिलेटेड ट्रेनिंग पार्टनर्स के तौर पे इन्वॉल्व करते हैं या उनसे हम कॉन्वर्ज करते हैं, तो वो कॉन्वर्जेंस भी हमको हमारे एक शासकीय तंत्र से बाहर निकल के मार्केटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट या मार्केटेबिलिटी ऑफ दैट इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स, जो हमारे नरेगा में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, हमने लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ अदर डिपार्टमेंट, बट द लास्ट माइल कॉन्वर्जेंस इज विद नॉलेज पार्टनर्स और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि उनको मार्केट से कनेक्ट करते हैं। देयर आई ऑल वुड से कि एनआरएलएम का काम बहुत अच्छा है, मगर कहीं ना कहीं जो हमको स्केल की आवश्यकता है, एटलीस्ट मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में जहाँ पे बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन है जिसको कि इस प्रकार के प्रोजेक्ट की आवश्यकता है, कोई भी एक स्कीम या कुछ स्कीम्स या कुछ डिपार्टमेंट ये मार्केट लिंकेज और ये सस्टेनेबिलिटी नहीं क्रिएट कर सकते। ये हम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे तो बहुत सक्सेसफुली कर लेते हैं, पर अगर हमको इसको अक्रॉस द स्टेट हमारे सारे 52 ज़िलों में पूरी 22,000 ग्राम पंचायतों में एक्सटेंड करना है, तो हमें नॉलेज पार्टनर्स के साथ भी एक कॉन्वर्जेंस लगता है, जिसमें हम अभी कर भी रहे हैं। मध्य प्रदेश में हमारे तकरीबन सुफिया जी, मुझे आपको यहाँ रोकना होगा। सर आपसे और डिटेल में जब बात होगा तो हम लोग इस पे बिल्ड करेंगे। जी थैंक यू। आपने एकदम कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाते हुए नॉलेज कन्वर्जेंस, बेनिफिशियरी कन्वर्जेंस, कई डायमेंशंस बताए हैं। तो वही सवाल अब मैं नैन्सी जी से पूछना चाहूँगा कि आपके अनुभव में, आपके काम में, आपके कन्वर्जेंस शब्द के आपके लिए क्या मायने हैं? Thank you, Neeraj ji, and very good afternoon to all of you. Good afternoon, sir, and good afternoon, respected seniors and other esteemed speakers who are a part of this webinar today. As very elaborately described by sir and ma'am with respect to convergence, especially in the field of rural development, I would like to just point out two things. If you speak of the current assignment, अगर मेरे current assignment की बात करें जहाँ पे हम लोग as district collector या deputy commissioner काम करते हैं, convergence is one word or the one
फैक्टर जिस पे सभी कुछ बेस्ड है। इसके 2 कारण हैं। एक जो हमारे रिसोर्सेज़ हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं। जो हमारा पूरा सिस्टम है इन टर्म्स ऑफ इफ वी टॉक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ और वी टॉक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज़, किसी भी प्रोजेक्ट का या किसी भी स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन या किसी भी प्लान का, किसी भी एक नॉर्मल डे टू डे भी जो आपकी एक्टिविटी है उसका इम्प्लीमेंटेशन, सभी का परफॉर्मेंस या उसका जो ओवरऑल आउटपुट है, इम्पैक्ट है, वो कन्वर्जेंस पे काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। स्पेशली इन एरियाज़ और इन सेक्टर्स जहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ कम होते हैं या जहाँ पे फंड्स की अगर प्रॉब्लम होती है। डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारा हमें मैनेजमेंट करना होता है इन टर्म्स ऑफ यूजिंग दीज़ रिसोर्सेज़ टू द ऑप्टिमम लेवल, ताकि हम लोग मैक्सिमम लोगों तक चीज़ें पहुँचा पाएँ, बेनिफिट्स पहुँचाए पाएँ, बेनिफिशियरीज़ को हम लोग इम्पैक्ट कर सकें। So that is one very important point, especially in districts which we feel that it has to be across departments, across various organizations which are there in the district. हम लोग जिले में भी जो हमारे CSOs है या डिफरेंट NGOs हैं, उनके साथ भी हम लोग कन्वर्ज करते हैं अपनी स्कीम्स के लिए, अपने प्रायोरिटी एरियाज़ के लिए। Secondly, before this assignment, I worked as the Chief Executive Officer in JSLPS, which is basically the state branch of the NRLM. So I had a 10-month long, very enriching and a very good stint there. And वहाँ पे जो convergence हम लोगों ने देखा national level पे या state level पे, the impact and the output which has been seen and realized in a very short span of time has been very instrumental. हम लोगों ने बहुत सारे पार्टनर्स के साथ हम लोगों ने कन्वर्ज किया इन टर्म्स ऑफ नॉलेज पार्टनर्स, इन टर्म्स ऑफ स्किल पार्टनर्स और इन टर्म्स ऑफ एनी काइंड ऑफ टेक्निकल इनपुट पार्टनर्स। सो फिजिकल कन्वर्जेंस हो, इंस्टीट्यूशनल हो, social convergence हो या economic convergence हो, these 4 areas are basically where the department focuses upon. और स्पेशली NRLM में जो मैंने फील किया वो कन्वर्जेंस हैज़ बीन वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन स्ट्रेंथनिंग द रूरल लाइवलीहुड रिसोर्स बेस। जो हमारा बेसिक फोकस रहता है हमारी सखी मंडल और हमारी SHG की दीदीज के लिए काम करना। So convergence has been the basic, the most important, and you may say the single point which has proved to be very effective in realizing the outputs and objectives of all the schemes of NRLM. हम लोग livelihood के अलावा बहुत सारे social aspects पे भी काम करते हैं। For example, हमारा एक scheme है गरिमा, which works on the witch hunt survivors, the women who have been victims of witch hunt. उन महिलाओं के लिए हम लोग काम करते हैं। And there also we converged with the Central Institute of Psychiatry at Ranchi, based in Ranchi, which helped us in counseling these women and getting them out of that trauma. So this is a very small example कि हम लोग social aspect पे भी कैसे convergence mode में काम करते हैं। इसके अलावा NRLM और MG नरेगा के बारे में सर ने भी बताया, मैम ने, कि हमारी बहुत सारी स्कीम्स हैं झारखंड में। स्पेशली देयर आर स्कीम्स रिलेटेड टू नर्सरीज, देयर आर स्कीम्स रिलेटेड टू किचन गार्डन्स, जहाँ पे बहुत अच्छा कन्वर्जेंस देखा गया है MG नरेगा और NRLM का। These have been doing good and have a very positive impact on the society as a whole. So इसके अलावा हम लोग ने बहुत अच्छा एक कन्वर्जेंस का एग्जांपल देखा जहाँ पे हम लोग जो हमारे PVTG ग्रुप्स है, दी वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, सो वी हैव अ प्रोजेक्ट कॉल्ड उड़ान। इस उड़ान प्रोजेक्ट में भी हमने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस का सपोर्ट लिया। देयर इज an organization called वासन which has been very instrumental in working for the primitive tribal groups, working for their livelihood, for their overall holistic development. इन शॉर्ट आप किसी भी फ्लैगशिप प्रोग्राम की बात करें गवर्नमेंट सिस्टम में, भले वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उसमें भी हम कन्वर्जेंस देखते हैं। वेर इन दी रूरल हाउस विच इज़ बिल्ट, उसमें हम लोग स्वच्छ भारत मिशन के साथ कन्वर्ज करते हैं, जहाँ पे जो शौचालय की सुविधा होती है वो उस स्कीम से मिलती है। रूर्बन मिशन के बारे में सर ने भी बताया। अदरवाइज सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये जितनी भी हमारी फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है जो हम लोग फाइनली डिस्ट्रिक्ट में भी इम्प्लीमेंट करते हैं, हम लोग सभी इसको कन्वर्जेंस मोड में ही करते हैं। एंड
इट हैज़ बीन वेरी इफ़ेक्टिव। अगर हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट की भी बात करें, वहाँ भी हम लोगों ने, हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएँ हैं, उनको हम लोगों ने यूज़ किया फॉर वेरी इफ़ेक्टिव मोबिलाइज़ेशन of the community for encouraging them to take vaccines during COVID time. They played important role in feeding the migrant laborers who came from various parts of the country during the lockdown. So it's any area or any scheme where you speak of, I don't think कि बिना कन्वर्जेंस के हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। ज़िले में भी हम लोग जो काम करते हैं अपने विभिन्न विभागों के साथ, विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ, इट इज़ ऑल अबाउट कन्वर्जेंस। सो दिस इज़ द वर्ड, this is the like importance which this word holds in today's time. So Thank you. my best wishes and thank you again for having me here today. नहीं, अब आपसे और बातचीत होगी, हम इसी पे बिल्ड करेंगे आपके आपके अनुभव को लेके। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री सिन्हा जी से अब मेरा सवाल है। आप सर, आप पिछले 3 दशकों से डेवलपमेंट में और बेटर गवर्नेंस के लिए काम कर रहे हैं। आप आपके अनुभव में इस दौरान कन्वर्जेंस को लेके जो नैरेटिव है, वो किस तरह से इवॉल्व हुआ है? आपने अपने अनुभव में, अपनी जर्नी में इंटर डिपार्टमेंट कोलैबोरेशन और कन्वर्जेंस के कौन से ऐसे उदाहरण हैं जो आपके लिए एक मिसाल बने हैं, एंड क्या वजह थी उनके सक्सेस के लिए? और साथ-साथ ही यही कि क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको लेके हमें सावधान होने की ज़रूरत है जब हम कन्वर्जेंस चाह रहे हैं या उसकी बात कर रहे हैं? सर, आप मेरा सवाल सुन पाए? क्या क्या मुझे दोहराना होगा? नहीं, आपको सवाल दोहराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल में अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में एक धारणा अक्सर ये थी कि गवर्नमेंट हर चीज़ कर सकती है और कई बार कुछ राज्यों में, मैं ये नहीं कहूँगा पूरे देश में, जिन कामों को गवर्नमेंट ने टेकअप कर लिया वहाँ पे एनजीओज़ की कोई ख़ास भूमिका नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो सिस्टम्स हैं, जो मैन पावर है वो पर्याप्त होगा। इनफैक्ट आपस में बात विभिन्न विभागों के बीच में, मंत्रालयों के बीच में भी बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी। तो उसके कारण कई मंत्रालय एक साथ ही कई सारा काम सब कई काम रेप्लिकेट डुप्लिकेट करते थे। अब कल ही की मैं बात कहूँ, कल मैं जयपुर में था और वहाँ पर NRLM कार्यक्रम के कंटेक्स्ट में रिव्यू कर रहा था कि उनके पास जो SHGs का नेटवर्क है, क्या सबके सबको आपने NRLM के फोल्ड में आप ले आए। ये जानकारी मिली कि लगभग 29 लाख उन्होंने खुद बनाया है। लगभग 9 लाख ऐसे SHG मेंबर्स हैं जो बाकी कई सारे विभागों ने बनाए हैं, और अब उन विभागों ने उन SHG की देखभाल करनी बंद कर दी और वो हमारे फोल्ड में भी नहीं है, तो उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रही, या NRLM प्रोग्राम का जो ओवरआर्चिंग फ्रेमवर्क है उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। वो इस स्टेट अब इस बात की तरफ ध्यान दे रहा है कि इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स बने हैं, क्या उन सबको साथ मिला के देखा जा सकता है। मेरे ख्याल में अब इस बात की अच्छी खासी समझ बनी है कि कुछ डिपार्टमेंट्स इसमें की रोल प्ले कर सकते हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स उनमें साथ मिलके काम कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि एक काम जो करे बाकी सारे भी उसी तरह काम करें। इनफैक्ट एक प्लेटफॉर्म अप्रोच की तरफ ज़्यादा हम अब बढ़ रहे हैं। जैसे SHG को अगर आप मान लीजिए तो एक प्लेटफॉर्म की तरह ये अपने मेंबर्स के लिए लाइवलीहुड सॉल्यूशंस तो दे ही रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन तो कर ही रहा है, पर साथ साथ बहुत सारे और विभागों के भी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, अल्टीमेट गोल तो जो पॉपुलेशन है उनका बेनिफिट है, SHG मेंबर्स का बेनिफिट है, और अगर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम चलें तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स जैसे हेल्थ की डिलीवरी, न्यूट्रिशन की डिलीवरी,
फाइनेंशियल इंक्लूजन, जेंडर पैरामीटर्स, FNHW इत्यादि बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिन पैरामीटर्स पे इस तरह के प्लेटफॉर्म अप्रोच के साथ ही काम हो सकता है। मेरे ख्याल में एक और बड़ी चीज़ हुई है जिस पे हमें गौर फरमाने की ज़रूरत है, वो ये है कि जब से डेटाबेसेस और आईटी प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से काम हो रहा है, शायद ये काम थोड़ा आसान भी हो गया है, क्योंकि आप डेटाज एक्सचेंज करके एक ज़्यादा बेहतर कोलैबोरेशन का रैशनल इस्टेब्लिश कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आपस में सहयोग कराया जा सकता है। इसी प्रकार से कुछ और फ्रेमवर्क्स डेवलप हुए हैं, जैसे विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लानिंग। अभी आपने ये सुना होगा कि लोकलाइजेशन ऑफ सेल्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो इस तरह के जो फ्रेमवर्क्स बने, ये भी आपस में कन्वर्जेंस को काफ़ी ज़्यादा इंकरेज कर रहे हैं। ये फ्रेमवर्क्स मैं नहीं कहता पहले नहीं थे, लेकिन उतने बड़े पैमाने पे शायद नहीं थे और आउटकम की तरफ उतना फोकस नहीं था। और आज के दिन ये बात हर ओकेजन पे दोहराया जाता है कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच अपनाया जाए। डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन के साइलोज ना बने। तो जो इस तरह के अप्रोच की तरफ ज़्यादा अब थोड़ा सहज भी हो गया है। जो आपने पिटफॉल्स की बात कही कि क्या पिटफॉल्स होते हैं जिसके चलते ये चीज़ कहीं अटकती है। एक तो कई बार अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि एनजीओज हैं वो सारी चीज़ ऑर्गेनाइज करेंगे और बिल्कुल ही निस्वार्थ फिलैंथ्रोपिक मैनर में काम करेंगे। वी हैव टू रिकॉग्नाइज and be cognizant of the fact that NGOs are also entities who are subject to all those economic laws and management which other agencies are subject to, and therefore we ought to be clear what an NGO can bear at times and what it cannot. Similarly, we should be very clear as to what the goals of a collaboration or a convergence would be, and setting those goals out early in the partnership is quite helpful. Otherwise expectations ज़्यादा है, expectations meet होती नहीं है और उसके बाद ये रिलेशनशिप सावर होते हैं और एक दूसरे के प्रति मिसट्रस्ट पैदा होता है। तो मेरे ख्याल में जब भी इस तरह के कन्वर्जेंस इस्टेब्लिश किए जाए, उनको सिर्फ पायस विशेष न करके बिल्कुल रोल की क्लैरिटी रहे, जॉइंट प्लानिंग हो, जॉइंट प्लानिंग के लिए भी स्पेसिफिक गोल्स रहें कि वो गोल्स और आउटकम एक सर्टेन टाइम में पूरे किए जाएंगे, भूमिका स्पष्ट रहे और उनकी मॉनिटरिंग और समय पे करेक्टिव एक्शंस टेकअप हो, जो किसी भी पार्टनरशिप या किसी भी एग्रीमेंट का इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। तो मेरे विचार में जब इस तरह की बात रहेगी तो होगा। और जो लास्ट में मैं बात कहना चाहूँगा कि एक सर्टेन सेंस ऑफ रेस्पेक्ट भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके मन में आपके पार्टनर के प्रति रेस्पेक्ट नहीं है, अगर गवर्नमेंट पार्टनर्स, एनजीओ पार्टनर्स के प्रति रेस्पेक्टफुल नहीं है, या एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के प्रति रेस्पेक्टफुल नहीं है, तो ये पार्टनरशिप्स, कोलैबोरेशंस, कन्वर्जेंस बहुत दिन तक चलते नहीं हैं। तो मेरे विचार से आपस में रिस्पेक्ट का होना भी बहुत ज़रूरी है और मैं वैसे सभी कोलीग्स को एडवाइस करूँगा कि इस बात को भी ध्यान में रखें। थैंक यू सर। आई थिंक हम में से जो लोग एनजीओ से जुड़े हुए हैं ये आपकी बात से 100% शायद सहमत होंगे। जो आपने एथोस की बात की, पर साथ में एक्सपेक्टेशन सेटिंग शुरुआत में ही हो जाए। आपने एक और मुद्दा छोड़ा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने से डेटा का, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज, ताकि बेनिफिशरीज को लिंकेज अच्छे से हो सके, वो भी एक फैक्टर बना है कन्वर्जेंस को लेके। तो उसी मोड पे और उसी पार्ट को मैं थोड़ा और बिल्ड करूँगा। सोफिया जी से मेरा सवाल है, जिसमें टेक्नोलॉजी का एक भाग है, पर सोफिया जी आपके लिए सवाल ये है कि
आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने एमजी नरेगा में काफ़ी सक्सेसेस, सफलताएं हासिल की है, खासकर कोविड के दौरान। एमजी नरेगा जिस तरह का स्कीम है उसमें कई लोगों के बीच में, कई एक्टर्स के बीच में, ना केवल गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर के राज्य और केंद्रीय डिपार्टमेंट्स के बीच भी कोऑर्डिनेशन की काफ़ी ज़रूरत होती है। तो क्या आप थोड़ा प्रकाश डाल सकती हैं कि आप किस तरह के इनिशिएटिव लिए गए हैं कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि प्रोसीजरल डिलेज या मालफिसेंस वर्क अलोकेशन या पेमेंट में ना हो? और दूसरा भाग है मेरे सवाल का कि जो सिन्हा जी ने थोड़ा छेड़ा है बात को, कि टेक्नोलॉजी किस तरह का रोल प्ले कर सकती है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज और अलाइनमेंट ऑफ एफर्ट्स में नरेगा के कंटेक्स्ट में? जैसे आपने जो आपका पहला क्वेश्चन है कि कोविड के दौरान इम्प्लीमेंटेशन में टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहा है। तो आई वुड से कि इस ऑलरेडी नरेगा एक बहुत ही वास्ट डेटाबेस एंड वन ऑफ द अर्लीस्ट ऑफ स्कीम्स टू बी operating on such a wide and big MIS the way it is. So data is amply available. उस डेटा को तरह तरह से, जैसे सर ने कहा, एक्सट्रैक्ट करके, उसको स्टडी करके कि हमारे पास कहाँ गुंजाइश है, कहाँ पे हमारे यहाँ माइग्रेंट लेबर आ रहा है जो हमारे अन्य पोर्टल्स पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, और हमारे यहाँ उसके अनुसार क्या उनको वर्क डिमांड जनरेट हो पा रही है या उतने कार्य उनको हम एम्प्लॉय कर पा रहे हैं कि नहीं। इनिशियली तो हम लोग का पूरा फोकस फर्स्ट वेव से टुवर्ड्स द सेकेंड वेव इस पर ही ज़्यादा रहा। एक चीज़ ज़रूर उस दौरान हम लोगों का कंटिन्यूसली फोकस रहा कि इतने, जैसे अगर ये बोला जाए, वैसे बहुत सही डिस्क्रिप्शन नहीं होगा कि ताबड़तोड़ लोगों को हमको एम्प्लॉय करना पड़ रहा था। इट्स नॉट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, बट क्योंकि हमको एक एक्सीजेंसी थी और लोगों को जल्दी काम देना पड़ रहा था, तो एक ही फोकस था कि जो परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड वर्क्स हों उन पे हमारा फोकस रहे, ताकि जो कुछ इस दौरान हुआ है वो ट्रांसलेट हो किसी सब्सटैंशियल देखने लायक एक टेंजिबल सब्सटैंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पे। वो फोकस था। उसमें टेक्नोलॉजी का रोल, क्योंकि ऑलरेडी नरेगा बहुत ही हाई टेक है, आपको जियो टैगिंग करनी होती है, आपको फोटोग्राफ्स अपलोड करने होते हैं, लॉन्ग लैट करना होता है, तो वो है ही। पर इस दौरान एक हम लोगों को एक हैंडी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उससे और उनके स्पॉन्सरशिप से प्राप्त हुआ। वो प्रोजेक्ट है एक जर्मन कोलैबोरेशन में, हमारे यहाँ एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, GIZ है उस गवर्नमेंट जर्मन कोलैबोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम। उन्होंने हमारे यहाँ 2-3 इंटरवेंशंस किए। एक उन्होंने कंपोजिट फार्मिंग पे किया, जिसका कि सरप्राइजिंगली फार्मिंग बहुत ही मतलब बिल्कुल ही अर्दी प्रोजेक्ट है, मगर कंपोजिट फार्मिंग की जितनी भी मॉनिटरिंग हमारे यहाँ हुई और उसको किया जा रहा था 2 पायलट डिस्ट्रिक्ट में, पर हमने पूरे ही प्रदेश में उसको अनरोल किया और लगभग 297 प्रोजेक्ट्स उसमें हमने क्रिएट किए नरेगा में। वो पूरा आप सरप्राइज होंगे कि फ़ोन कॉल बेस्ड जो हमारे वीडियो कॉल्स होते हैं उसके आधार पे उनकी मॉनिटरिंग कर करके, उनको देख के, उनकी वास्तविकता जान के कि क्या वहाँ पे वाकई में कोई प्लांटेशन हो भी रहा है या ये गिनती ही गिना रहे हुई। तो यू कैन से कि मतलब एक जो हमारा VC का प्रचलन बढ़ा, या जो बहुत प्रकार के वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के मॉडल्स हमारे पास आए, उसका एक सिंपल सा स्वरूप था, मगर वो बहुत इंटेंसिवली होता था। हर 2 दिन में एक बार कहीं ना कहीं का एक संभाग का, एक डिवीजन का, एक ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स को लेके हम लोग का इंटरेक्शन रहता था, फील्ड से इंटरेक्शन होता था। और वेरी इंटरेस्टिंगली जो स्व सहायता समूह की महिलाएं इन प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं, उनसे भी हम लोग का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता था। दूसरा ही एक और प्रोजेक्ट जो GIZ ने टेक्नोलॉजी बेस्ड किया है, जिसके लिए हम लोग वी फील वेरी हैप्पी दैट वी आर बीइंग एबल टू डू इट, वो है ग्राउंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान, जो कि हमारे इसरो के मैप्स को भुवन से लेते हुए GIS प्लानिंग का हमको टारगेट भारत सरकार से दिया गया था। वो हमको दिया गया था अबाउट 4000 ग्राम पंचायत के लिए, बट बिकॉज वी हैड टाइम इन द सेंस कि कोविड के कारण बहुत सारी और जो गतिविधियां थी वो कम हो गई थी। पूरा फोकस लेबर नियोजन और काम पे लोगों को लगाने पे था। और बाकी ये भी एक पॉइंट है कि कुछ अमला फील्ड पे जा रहा था, पर बहुत सारा ऐसा अमला था जिसको हम रिलेटिवली आइडल कह सकते हैं, क्योंकि ऑफिस के जो रेगुलर पेपर वर्क्स थे वो कम हुए थे। उनकी पूरी हम लोगों ने ई-सक्षम पोर्टल पे ट्रेनिंग करवा के, जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स अवेलेबल थे गवर्नमेंट पोर्टल पे, सबको कंपलसरी ट्रेनिंग करवा के कंपलसरीली हमने GIS मैप्स तैयार किए। The conclusion of this long story is that
हमने अपने खुद के मास्टर ट्रेनर्स पूरे प्रदेश में क्रिएट कर लिए, हर एक ज़िले में हमारे इंजीनियर्स को उसमें ट्रेन किया। मॉडल मैथमेटिकली तो बहुत सालों से एग्जिस्ट करता है, ग्राउंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान का मॉडल है, जिसमें कि कहाँ पे लीनियमेंट है, कहाँ पे फ्रैक्चर है, कहाँ पर्कुलेशन होना चाहिए, कहाँ शैफ्ट बनना चाहिए, इसकी डिज़ाइंस फाइनली वो हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम थ्रो अप करता है। बट ये मैथमेटिकल मॉडल को एक सिंपल 3D गूगल मैप की तरह एट द टच ऑफ योर माउस अवेलेबल कराने के लिए GIZ का बहुत बड़ा योगदान रहा, और हमने हमारे 84 ऐसे क्रिटिकल ब्लॉक्स हैं जिनको ये टेक्नोलॉजी से ग्राउंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान के एब्सोल्यूट साइट्स आइडेंटिफाई करके दिए हैं। सो जो मेरा नरेगा के लिए एक फ्यूचर विजन है इन टर्म्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज, वो इस टेक्नोलॉजी पे ही आधारित है कि हम कई बार ये इल्ज़ाम भी झेलते हैं कि क्योंकि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कहीं पे भी बना दिए जाते हैं, और कुछ हमारी एजेंसीज के कभी इंटरेस्ट होते हैं। इतने बड़े प्रदेश में एक ओवरसाइट का भी केस हो सकता है, ये कहना तो गलत होगा कि 101% हमारी साइट हर जगह पे है और हम हर जगह उसका पालन करवा पाते हैं। तो जहाँ पे हमारे लैप्सेस होते हैं, नाउ वी हैव अ साइंटिफिक basis to find out whether the structure was made correctly in the correct place। हमारे पास एक पोर्टल स्ट्रक्चर शो कर रहा है और एक पोर्टल एग्जैक्ट वो लोकेशन बता रहा है जहाँ पे उसको बनना चाहिए था। हो सकता है वो पूरा एरिया पर्कुलेशन टैंक के लिए सूटेबल ही ना हो और वहाँ बना दिया गया हो, या वो स्टॉप डैम के लिए सूटेबल ही ना हो, वहाँ बना दिया। देयर इज अ काउंटर चेक, देयर इज अ डेटरेंस टू द पीपल दैट इट इज नाउ अवेलेबल, एंड हमको हर बार से फील्ड विजिट पे नहीं बेस्ड रहना होगा। तो इस तरह के कुछ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैं जो हम लोगों ने कोविड के दौरान समय भी था वो किया है, और उसको अब हमारा जो ग्राउंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान है, वी प्लान टू कंप्लीट इट फॉर ऑल द 313 ब्लॉक्स इन मध्य प्रदेश बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। सुफिया जी, मैं अब अपने पहले सवाल पे फिर से आता हूँ कि टेक्नोलॉजी को लेकर तो आपने काफ़ी अच्छे से बताया है कि कैसे डेटाबेसेस के माध्यम से, जियो टैगिंग के माध्यम से कुछ सहूलियत भी हुई है आपस में डिपार्टमेंट्स के काम में, बट इवन जो स्कीम्स हैं और जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन में, उनके क्रियान्वयन में। मेरा सवाल, अब जो पहला सवाल था वो यही था कि नरेगा में इतने सारे एक्टर्स हैं, गांव स्तर से लेके सेंट्रल स्तर तक, तो आपको क्या दिख रहा है कि किस तरह से उनके बीच तालमेल बेहतर किया जा रहा है आजकल? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसा मैंने कहा, वो मैंने अपने पर्सपेक्टिव में कह दिया कि मैं फ़ील्ड को कैसे ऑब्ज़र्व करती हूँ, बट नो डाउट हमारा एक पूरा कंप्लीट चैनल है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेके नीचे गाँव तक जाता है, जिसमें कि हमारे यहाँ कहाँ कितनी लेबर लगी है, वो कितनी अटेंडेंस में वास्तविक तौर पे आ रही है, उसका रिलेशन या ट्रांसलेशन मस्टर पे कितना हो रहा है, वो क्या वाक़ई उस मौके पे है या हमने फ़ॉल्स मस्टर भर के उसको किया है। इस तरह के ऐप बेस्ड इंटरवेंशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी लगातार लॉन्च किए जा रहे हैं। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग ऐप है, एरिया ऑफिसर ऐप है, जिसमें कि हम लोगों के जो टूर्स हैं, हम किस मौके पे गए हैं, किस साइट को देखा है, वो रिफ्लेक्ट होते हैं। सो ऑल दिस इज़ अ टेक्नोलॉजिकल कनेक्ट, इट इज़ ब्रिजिंग ऑल द gaps which were earlier probably based on simply letters or compliance reports, which are equally important now also, but these are also, I mean, our compliance report cannot be in contradiction to what the data on the portal reflects or what the app reflects. So there is a greater transparency, एक interaction है, एक हमारी कही हुई बात, हमारी लिखी हुई बात और हमारे डेटा जो पोर्टल पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसको हम मिला के जो एक ट्रांसपेरेंसी का एक पर्पस होता है, आई थिंक दैट सर्व्स। आई थिंक आई एम able to answer your question. एकदम डेफिनेटली आई थिंक किस तरह से लिंकेजेस बनाए जा रहे हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, पोर्टल्स के माध्यम से, आई थिंक इतने सारे, क्योंकि मेरा एक समय खुद थोड़ा सा नरेगा को लेके काम किया था और कॉम्प्लेक्स है काफ़ी चीज़ें, तो पर जिस तरह से इनोवेशंस हो रहे हैं, सॉल्यूशंस निकाले जा रहे हैं, दैट्स वेरी इंस्पायरिंग। थैंक यू सुफिया जी। मैं नैंसी जी से मेरा अगला सवाल होगा। नैंसी जी, आप अपना कैमरा ऑन कर सकती हैं। जी, नमस्ते नैंसी जी। तो आपसे मेरा सवाल है, खासकर जो ज़िला के स्तर पे आप जो देखती हैं उससे संबंधित है कि आपने कई पोज़ीशन में सर्व किया है डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और स्टेट लीडरशिप की भी पोज़ीशन में आप रही हैं। मेरा रोल आपसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर्स, डेवलपमेंट कमिश्नर्स के संदर्भ में है कि वो जो रोल परफॉर्म करते हैं डिस्ट्रिक्ट या सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, often serving as not just the overall supervisory head of all departments but also responsible for coordination across departments. तो आपके अनुभव से
ये ज़िला या ब्लॉक या उसके नीचे के स्तरों पर क्या बैरियर्स आते हैं, जो आप या आपको लगता है कि आपके बाकी कलीग्स फेस करते होंगे, डिपार्टमेंट्स के बीच में तालमेल और कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए? और क्या इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं डीएम स्तर पर इन कोऑर्डिनेशन को बेहतर करने के लिए, और सिस्टमिक स्तर पे क्या किया जा सकता है? देखिए रिया जी, अगर आप चैलेंजेस की बात करें या क्या बैरियर्स आते हैं, तो सर्टेनली प्रॉब्लम्स हैं। हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे या उसके नीचे भी हम लोग जब देखते हैं, क्योंकि आपकी जितनी भी योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं, सभी का इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक होना है, आपके बेनिफिशरीज उस लेवल पे हैं। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे हम लोग को भी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। अगर हम लोग ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, तो जो हमारा पूरा सेटअप है, जो आपका एचआर है, वो सभी अलग-अलग कैपेसिटी के हैं, अलग-अलग उनकी एफिशिएंसी है। सभी जगहों पर एक जैसा इम्पैक्ट ला पाना इस कारणवश भी बहुत मुश्किल होता है। कोऑर्डिनेशन के लिए जो आपसी तालमेल चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, एंड एक दूसरे के प्रति जो ट्रस्ट चाहिए, एक ट्रस्ट डेफिसिट एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हम लोग देखते हैं, विच इज़ बिटवीन ऑफिसर्स, अमंग ऑफिसर्स या फिर अमंग डिपार्टमेंट्स। कई बार हम लोग को अपने स्तर पे भी चीज़ों को पर्सनली मॉनिटर करना पड़ता है, पर्सनली इश्यूज सॉर्ट आउट करने पड़ते हैं। तो ये डे टू डे इम्प्लीमेंटेशन में भी बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। एक दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम लोग नोटिस करते हैं कि कोई भी जो कम्युनिकेशन होता है या डायरेक्शन होता है, क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डायरेक्शन राज्य स्तर का है, जो ज़िले को बताया गया, फिर ज़िले स्तर से हम लोग जब तक उसको नीचे तक कम्युनिकेट करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो प्रायोरिटी ही चेंज हो जाती है। एक हम लोग जो बहुत चैलेंज बेसिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो फ्लोटिंग प्रायोरिटीज़ की करते हैं। कई बार हम लोग भी बहुत क्लियर नहीं होते हैं कि किन चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस करना है, एंड बाय द टाइम आपका सबसे नीचे वाला जो एचआर है, वो ये समझ पाता है कि किस चीज़ को कैसे करना है, हम लोग के भी डायरेक्शंस चेंज हो जाते हैं। तो ये कुछ बहुत बेसिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग डिस्ट्रिक्ट में फेस करते हैं। और अगर हम लोग इनिशिएटिव्स की बात करें या क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, बहुत हद तक मुझे लगता है कि जो लीडरशिप रोल है किसी भी सीनियर अथॉरिटी का, सीनियर ऑफिसर का, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सब डिवीजन या ब्लॉक लेवल पे, वो लीडरशिप की जो क्वालिटी है या सबको कैसे कोऑर्डिनेट कराना है, सबको कैसे साथ लेकर चलना है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण इशू और एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है उनका। जिसमें जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, उनको अपने जो नीचे के कॉलीग्स हैं, उनके एम्प्लॉइज़ हैं, स्टाफ्स हैं, सबको एक पेज पे रखना, एक प्लेन पे रखना, अपनी प्रायोरिटीज़ को क्लियरली डिफाइन करना और उनके सभी कन्फ्यूजन, डाउट्स को क्लियर करना। दिस इज़ अ वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट जो हम लोग फ़ील करते हैं और जो सभी ऑफिसर्स हू आर एट डिफरेंट पोज़ीशंस एट द स्टेट लेवल और द डिस्ट्रिक्ट और द ब्लॉक लेवल नीड टू अंडरस्टैंड। क्योंकि मल्टीपल डायरेक्शंस, फ्लोटिंग प्रायोरिटीज, चेंजिंग डायरेक्शंस, ये सारी चीज़ें कई बार नीचे वाले लोग भी उससे कंफ्यूज होते हैं। सेकेंडली, हमारे स्टाफ और हमारे एम्प्लॉयज़ को रेगुलरली मोटिवेट करना, हम लोग कार्रवाई करना या फिर टू टेक देम टू लाइक टास्क, ये हम लोग कई बार मतलब दिस इज़ वी कीप ऑन डूइंग अगर कोई काम नहीं करता है। लेकिन आई फील इक्वली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट देयर शुड बी काइंड ऑफ मोटिवेशन फॉर द पीपल हु आर डूइंग गुड। जो लोग अच्छा कर रहे हैं, उनको एप्रिशिएट करना, उनके काम को एप्रिशिएट करना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। एंड ऑल्सो हैविंग अ चेक एंड बैलेंस बिटवीन द पीपल, द कॉलीग्स, द वर्क विच दे आर डूइंग। सो एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच लेके सबको एक साथ लेकर चलने में और उनको आपस में कोऑर्डिनेट कराने की काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनफैक्ट आई फील द मोस्टली द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑन द senior officer of the district or of the subdivision or the block. So because we work in a hierarchical system, हमारा एक hierarchy है सिस्टम काम करने का, जितना स्ट्रॉन्ग और जितना अच्छा इफेक्टिव लीडरशिप नीचे लेवल पे होगा, उतना इजी एक मतलब जो भी सीनियर ऑफिसर है उनके लिए डिस्ट्रिक्ट या सब डिवीजन हैंडल करना होता है। सो ऑल्सो एक चीज़ और जो की जा सकती है कि जो हमारे अच्छे कुछ एम्प्लॉइज़ हैं, अच्छे ऑफिसर्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, एक अपनी अच्छी टीम बनाना और इस टीम को पॉजिटिवली यूज़ करना टू
get the message clear in the district regarding priorities, regarding work, and regarding all the good impact which we have to create in that place. So I feel that is the main goal. नंसी जी, मैं थोड़ा इस चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा आपके साथ। आपने ट्रस्ट डेफिसिट की बात की, इसका मूल कहाँ से आता है ये ट्रस्ट डेफिसिट? एक तो भाग वो था, और दूसरा आपने बहुत इस बात पे जोर दिया कि जो कलेक्टर हैं, डिस्ट्रिक्ट में अधिकारी हैं, उनका लीडरशिप काफी मायने रखता है। क्या कुछ स्ट्रक्चर्स या सिस्टम्स की भी कुछ चीजें की जा सकती है जिससे कलेक्टर पर, डीएम पर, कमिश्नर्स पे इतना जोर ना हो तालमेल बिठाने का? अ, पहली बात जो आपने पूछी ट्रस्ट डेफिसिट को लेके, इसका बेसिक हम लोग ने जो फील किया है अपने भी सर्विस टेन्योर के दौरान, एंड जो हम लोग भी अपने सीनियर कॉलीग से या फिर अपने लोगों से हम लोग सुनते हैं, वो दिस ट्रस्ट डेफिसिट बाय आई डू नॉट मीन ये दैट ये हर जगह है, हर चीज़ में है, लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट होने के 2-3 कारण होते हैं। पहली बात ये है कि जिस भी इंटेंशन के साथ अगर हम लोग काम कर रहे हैं, कई बार उस इंटेंशन को लेके ट्रस्ट डेफिसिट होता है अमंग योर कॉलीग्स। सेकेंडली, जो काम आपका है या जिस भी चीज़ पे आप वर्क कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होगा या उसका आउटकम क्या होगा, उसको लेके ट्रस्ट डेफिसिट्स हैं। देयर आर अदर प्रैक्टिकल इश्यूज जो होते हैं, या आपके डे टू डे जो आपका इंटरेक्शन है आपस में लोगों का, उसके कारण ट्रस्ट डेफिसिट्स आते हैं। परफॉर्मेंस प्रेशर के क्रम में ट्रस्ट डेफिसिट्स क्रिएट हो जाते हैं। सो इट इज़ अ वेरी लाइक आप कह सकते हैं होलिस्टिक वे में मेरा कहने का मतलब था कि दिस इज़ वन वेरी बेसिक इशू व्हिच वी फाइंड एट ऑल लेवल्स। आई नॉट ओनली मीन लाइक यू नो द बहुत नीचे लेवल पे, बट इवन एट आर लेवल ऑल्सो कई बार हम लोग भी जो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स के साथ काम करते हैं, कई बार हम लोग उस इशू को फेस करते हैं। उसका सोल्यूशन ये है कि वी नीड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड इट, एनालाइज इट एंड गेट इट सॉर्टेड आउट, क्योंकि ये एक फैक्टर है जो बहुत बुरी तरह से पूरे वर्किंग को अफेक्ट करता है, विच वी ऑल हैव एक्सपीरियंस्ड सम और द अदर टाइम इन आवर टेन्योर्स एज वेल। सो ये बहुत आवश्यक है कि हम लोग इस चीज़ पे बहुत अच्छे से काम करें। एंड दी अदर क्वेश्चन विच यू आस्क्ड लीडरशिप के बारे में, या जो बहुत ज़्यादा रोल एक कलेक्टर का या फिर जो भी सीनियर ऑफिसर है उन पे होता है, अनडाउटेडली वो है, बिकॉज इफ़ यू आर होल्डिंग दैट पोजीशन, वो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इंश्योर करें कि आपका जो पूरा सिस्टम है वो एक प्रॉपर वे में काम करे। बट येस, जैसे मैंने बोला कि हम लोग जितना डिसेंट्रलाइज्ड लेवल पे भी हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करा पाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग अपने ब्लॉक की बात करें या ब्लॉक के नीचे पंचायत्स हैं, विलेजेस हैं, जो भी हमारे वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इंक्लूडिंग नॉट ओनली ऑफिसर्स बट ऑल्सो इफ आई स्पीक ऑफ द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स राइट अप टू द पीआरआई, जो हमारे पंचायती राज के हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एंड ऑल्सो द सीनियर मोस्ट पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, यू नो दैट एक वहाँ पे एक क्लैरिटी होने से और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर वो ओन करे कि वहाँ पे जो भी चीज़ें उनको करनी है वो सही ढंग से हो, तो वो काफ़ी हद तक ओवरऑल वर्किंग को, हमारे पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्किंग को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, इम्पैक्ट करता है। But again, the onus or the responsibility majorly lies with the the senior most officer, and that leadership role, अगर आपकी leadership quality अच्छी है, that automatically trickles down नीचे भी आपके जितने officers हैं, उनको भी tandem में रख के, उनको भी अपने एक plane पे रखें, and constantly having a discussion and maybe talking about it, making these objectives, these priorities very clear among your people, and also to encourage them to take that leadership role, to act as leaders, to act as the forerunners is very important. और ये हम लोगों ने खास तौर पे कोविड टाइम पे भी देखा, लास्ट 1.5-2 साल में all of us will agree that leading from the front, हमारे जितने भी लोग, मतलब इस कोविड रिलीफ में जितने लोग ने भी काम किया जिस भी सेक्टर से, they have proved that leading from the front क्या होता है in order to handle such kind of a worldwide pandemic as well. So I think that is very important for all of us to understand and implement. थैंक यू नैन्सी। हम लोग पार्टिसिपेंट से कई तरह के सवाल आए हैं।
मैं शायद पार्टिसिपेंट्स को डायरेक्टली भी बात करने के लिए कहूँगा, बट कुछ में तो बड़ा क्लियर है कि वो सवाल किनसे है। तो नरेन जी का सवाल है जो प्रदान से हैं कि आपने फ्लीटिंग प्रायोरिटीज़ को लेके एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि क्या क्या ये नहीं किया जा सकता, उनका सवाल है नरेन जी का, क्या ये नहीं किया जा सकता कि प्रायोरिटीज़ को हम बॉटम अप प्लान्स जैसे जीपीडीपी, बीपीआरपी के थ्रू बनाएँ और रिसोर्सेज़ उनके बेस पे अलोकेट करें? एक्चुअली दिस इज हाउ इट इज डन। जो भी हमारे प्लान्स अभी बनते हैं वो एक्चुअली जीपीडीपी और सारे बॉटम अप प्लान्स ही बनते हैं, जो पंचायत लेवल पे प्लान्स बनते हैं। बाय फ्लोटिंग प्रायोरिटीज आई लाइक did not mean some particular scheme or some particular aspect. By floating priorities I meant that there are lot of things which in a government system we have to do. It may be related sometimes the focus is on maybe जैसे for example अभी कोविड का जब हम लोगों ने टाइम फेस किया तो 1.5-2 साल सारा फोकस या सारा काम हम लोगों ने मेजरली कोविड रिलेटेड एक्टिविटीज पे किया। हेल्थ वाज द प्रायोरिटी। इन दैट कॉन्टेक्स्ट हम लोगों ने काफी सारी चीजें हमारी नेग्लेक्ट हो गई, जिसमें फिर अभी व्हेन यू नो थिंग्स आर बेटर हम लोग अब उस पे बेटर फोकस कर पा रहे हैं। सो बाय floating priorities I mean that in day to day activity also or in giving day to day direction also कई बार हम लोग जिले में देखते हैं कि मतलब हमने कभी कुछ चीज पे ज्यादा फोकस किया, सडनली जब तक वो चीज इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है तब तक हम किसी और चीज पे हम बात कर रहे हैं। सो बाय फ्लोटिंग प्रायोरिटीज आई मीन दैट। एंड जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है दैट द बॉटम अप प्लान्स, दिस इज एक्चुअली हाउ इट इज डन करेंटली। हमारा जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है या हम लोग जो प्लान्स बनते हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स लिए जाते हैं, जो हमारे पंचायत लेवल विलेज लेवल प्लान्स होते हैं, उनके द्वारा ही वो फिर ऊपर जाते हैं। एंड दैट इज हाउ they are approved and they are implemented. So that is the way we are working. But floating priorities I meant in an overall administrative system. थैंक यू नैन्सी जी। एक और इसी तरह का एक सवाल है दुर्गोविंदा पांडा जी से, जो प्रधान के टीम कोऑर्डिनेटर हैं, कि और ये सवाल श्री सिन्हा जी से और सूफिया जी दोनों आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं इस पे, क्योंकि ये एमजी नरेगा के संदर्भ में है कि डीएमएफ फंड्स जो ट्राइबल और माइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जो डीएमएफ फंड्स होते हैं उनका और एमजी नरेगा की कन्वर्जेंस की क्या पॉसिबिलिटी है, और क्या एमओआरडी से इसको लेके कुछ दिशा निर्देश निकले हैं? तो देखिए, ये नरेगा हर प्रकार के कन्वर्जेंस को वेलकम करता है, जैसा कि सोफिया ने भी आप थोड़ी देर पहले बताया। तो नरेगा के हर अलग अलग स्कीम के साथ कन्वर्जेंस पे अलग से गाइडलाइन नहीं निकाली जाती। कन्वर्जेंस का जो ओवरऑल फ्रेमवर्क या तो हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस है जो 2013 में निकली थी, या उसके बाद एनुअल मास्टर सर्कुलर्स है, उनमें फ्रेमवर्क बहुत क्लियरली लेड आउट है, तो उस पर काम किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि इससे हम क्या टेकअप कर सकते हैं और किस तरह की चीज़ों की संभावनाएं बनती हैं। स्पष्ट है कि नरेगा के अपने सिद्धांत हैं, उनके अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, पर अगर ये डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ पे जो डीएमएफ हैंडल कर रहे हैं, और वो नरेगा भी जो डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप है वही हैंडल करती है, तो ये उनके क्रिएटिव कैपेसिटीज़ पे डिपेंड करता है कि इन दोनों स्ट्रीम्स ऑफ फंडिंग को कैसे कर सकते हैं। नरेगा में जो पिक्यूलियरिटीज़ है वो उस पर भी गौर फरमाना चाहिए। वो ये है कि आप इसके माध्यम से अनस्किल्ड वर्कर ओरिएंटेड ज़्यादा काम लीजिएगा, एनआरएम वगैरह के काम लीजिएगा। आप इसके माध्यम से जो मशीन से ज़्यादा जहाँ काम ज़्यादा होता है वो आप टेकअप नहीं कर पाइएगा। इससे कंटिन्यूइंग बेसिस पे पेमेंट नहीं कर पाइएगा। इससे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको आप पेमेंट नहीं कर पाइएगा। तो अगर कोई चीज़ यूज़फुल है तो उसके अलग अलग कंपोनेंट
बांटे जा सकते हैं, उन कंपोनेंट्स को नरेगा से या डीएमएफ से या किसी और स्कीम से जोड़ा जा सकता है। एक उदाहरण के लेकर मैं बताता हूँ। अगर आपने एक वाटर स्ट्रक्चर क्रिएट किया, उस वाटर स्ट्रक्चर से पानी आपको ऊपर ले जाना है। नरेगा जहाँ तक वाटर स्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात है तो इसमें इसकी कोई कठिनाई नहीं, लेकिन जहाँ तक आप पंप परचेज करना, पाइप ले करना और इस तरह की बातें करिएगा तो नरेगा के अपने ऑब्जेक्टिव से इसमें क्लैश होने लगता है। वहाँ पे हम ज़्यादा इससे सपोर्ट नहीं कर सकते। पंप ऑपरेटर का होना है, तो इस तरह की चीज़ें आप नरेगा को छोड़ के डीएमएफ वगैरह, डीएमएफ या बाकी इस तरह के सोर्सेज हैं, उनसे आप आसानी से प्लग इन कर सकते हैं। तो मेरे विचार से ए प्रायरी कोई थॉट रखना कि किन किन चीज़ों में डीएमएफ और इसमें कन्वर्जेंस होगा, मुझे लगता है कि ये देखना चाहिए कि क्या चीज़ लोगों के लिए यूज़फुल है और उसको हम पूरा करने के लिए कैसे अलग-अलग सोर्सेज ऑफ फंडिंग को हम पूल टुगेदर कर सकते हैं। ये अगर सोच हमारी स्पष्ट हो तो चीज़ें काफ़ी स्पष्ट रूप से निकल के आती। यही चीज़ हम जीपीडीपी में, वीपीआरपी में भी कह रहे हैं और लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजीज में भी कह रहे हैं। ये हमारा ये मानना है कि हमें क्या प्राप्त करना है, ये इसकी स्पष्टता होनी चाहिए और उसको प्राप्त करने में नरेगा एक बहुत बड़े पार्टनर का रोल प्ले करेगा, लेकिन अल्टीमेटली सिर्फ नरेगा ही सभी चीज़ ऑफर नहीं कर सकता या सिर्फ डीएमएफ सभी चीज़ ऑफर नहीं कर सकता। अगर हमें सबको मिला के चलें तो आई थिंक वी विल बी इन अ पोजिशन टू conceptualize and visualize a much richer form of convergence to get the kind of development of outcome that we want. थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। आई थिंक आपने बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया है कि इसको इतना माइक्रो लेवल पे एलोकेशंस बताने की ज़रूरत नहीं है, वो इनिशिएटिव लिया जाना चाहिए। फ्रेमवर्क काफ़ी ब्रॉड एंड ऑल इनकम्पासिंग है। सुफिया जी, आप इसी सवाल पे कुछ और ऐड करना चाहेंगे? नहीं, आई थिंक ये कंप्लीट ही है जैसा सर ने कहा है, और डीएमएफ के यूज़ पे कहीं कोई रोक नहीं है, किसी भी तरह के कन्वर्जेंस पे रोक नहीं है। ये जैसे और स्पेसिफिकली जैसा सर ऑलरेडी कह चुके हैं, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं स्कीम के जहाँ पे हम नरेगा से बिल्कुल ही फंड्स नहीं ले सकते हैं। तब ऐसी स्थिति में वहाँ की टीम लीडरशिप पे डिपेंड करता है कि वो कौन से फंड को किस तरह कहाँ यूटिलाइज करना चाहेंगे, क्योंकि नॉर्मली डीएमएफ के लिए ज़िला स्तर पे रूल्स हर स्टेट में है कि ज़िले की कौन सी समिति किस तरह से उसे सैंक्शन करेगी। हमारे यहाँ दिशा समिति के द्वारा किया जाता है, उसमें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं, एमएलएज होते हैं, कलेक्टर होते हैं ज़िले के, और प्रोजेक्ट बन के तैयार होते हैं, सैंक्शन होते हैं। तो एक बड़ा सिस्टमैटिक प्रोसेस है और जिसमें हमारे यहाँ डीएमएफ में फंड्स यूज़ किए भी जा रहे हैं। So it is established area of utilization of funds. थैंक यू सोफिया जी। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा श्रस्ती से या अमित से कि मैं खाली एक पॉइंट जो सोफिया ने बात कही उस पे थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहता हूँ। आई थिंक इट लिंक्स ब्रॉडली विद द पॉइंट मेड बाय नरेंद्र, and this is the point about the GPRP, VPRP and GPDP process setting you up with priorities which can actually become the focal points for establishing convergence. So how to discover those priorities, how to discover those activities which ought to be done by pooling different schemes and frameworks together. I think VPRP, GPDP, these all are processes which bring out the priorities. And the other point which we also need to be cognizant of is the issue that in a political process which is a hybrid and a very kind of, as mentioned by Nancy, a floating kind of a system where the priorities at different points in time and at different locations continue to be set by different set of actors. So at times media sets up the priorities and you are unable to do anything about it. At times
you have the top leadership setting up a national goal or a state goal, and then we all are scrambling to meet that. तो वो भी vary करता है, but I think if we have done the necessary amount of deliberation, we have been able to arrive at a consensus, we are clear about the direction, then GPDP and VPRP process help us bring focus on these areas, and it also help us focus or fashion the necessary convergence platform or combination. So I think this was a point which I wanted to add to what Shruti has said. थैंक यू सर। अमित से या सृष्टि से रिक्वेस्ट है कि ऋत्विक शुक्ला का एक सवाल है, अगर आप उन्हें स्टेज पे ला सके और वो अनम्यूट होके अपना सवाल पूछ सके, क्योंकि मुझे ये नहीं क्लियर है कि वो सवाल किसके लिए। मेरे ख्याल से सभी पैनलिस्ट उस पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो सुफिया जी, नैन्सी जी, सिन्हा सर, आप ये सवाल देख सकते हैं। इस पे आप में से कोई भी पहले जाना चाहेंगे? मेरे विचार में क्या हमने इसको ऑलरेडी आंसर नहीं किया है? जी किया है, कुछ हद तक तो किया है। फिर से वही आंसर, वही मुद्दे फिर से टेकअप करेंगे तो मुझे लगता है कि और जो क्वेश्चन लोग पूछ सकते हैं उनका समय थोड़ा जाया होगा। ठीक है सर। एक अंशुमन जी का एक सवाल है, प्रिया से है। ये मुझे ख्याल से हमने इस पे इतना ज्यादा देर बात नहीं किया है, कुछ देर तक बात किया था, पर ये इस पे बहुत ज्यादा देर बात नहीं हुआ। सर आपने थोड़ा इस पे प्रकाश डाला था, तो इस पे आप लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। आपने एक्सपेक्टेशन सेटिंग की बात की थी, आपने रिस्पेक्ट की बात की थी, पर नैन्सी जी या सुफिया जी, आप इस पे कुछ ऐड करना चाहें बिटवीन कम्युनिटी, CSOs and government departments? मुझे आपका क्वेश्चन पूरी तरह दिखा नहीं। वो स्क्रीन पे ला दीजिएगा प्लीज। इंटरेक्शन बिटवीन कम्युनिटी, कम्युनिकेशन गैप अमंग कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, कैसे आपके अनुभव से कैसे उनको बेहतर किया जा सकता है, कम्युनिकेशन गैप को मिनिमाइज किया जा सकता है? मेरे ख्याल से वैसे ये क्वेश्चन भी कुछ हद तक हम लोग आंसर कर ही चुके हैं। ये एक तो नीड होता है कि हमारे इकट्ठे आने की आवश्यकता कहाँ हम महसूस कर रहे हैं, वो नीड स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड होनी चाहिए। वो बहुत जनरलाइज नहीं हो सकता है, वो केस टू केस बेसिस में डिफ़र करेगा, एरिया टू एरिया डिफ़र करेगा। और साथ में जो हमारा व्हेन वी डिसाइड टू कम टुगेदर, जो हमारा कॉन्वर्जेंस होता है, ये ट्राइपार्टाइट, वो इट शुड बी रिटन डाउन एंड रिटन डाउन स्पेसिफिकली, एंड इट शुड बी, आई वुड पर्सनली प्रेफर इट शुड बी शॉर्ट टर्म, इट शुड बी ऑफ अ टर्म ऑफ 1 year, monitored at least 4 times a year on a quarterly basis, और उसके आधार पे कि हमने क्या टारगेट रखे थे, वो गोल कैसे हमने अचीव किए हैं या नहीं किए हैं, उसके बाद वो फर्दर एक्सटेंड होना चाहिए। सो आई थिंक ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर सुषमा जी, उसी में वो सवाल प्लीज लाएंगे स्क्रीन पे दोबारा। उसका एक डायमेंशन है, ये कम्युनिटी से मेरे ख्याल से संदर्भ यहाँ पे बेनिफिशियरी को लेके भी है, कि समुदाय और सरकारी डिपार्टमेंट्स के बीच जो कभी कभी कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, वो उसको लेके कैसे उनको योजनाओं के क्रियान्वयन में, उनके प्लानिंग में बेहतर तरीके से जोड़ा जा सके और वो गैप्स को मिनिमाइज किया जा सके। इसमें दोनों ही तरीके हैं। एक हमारा जो सरकारी तंत्र के माध्यम से किए जाने का अप्रोच है, वो तो है ही, जिसमें हम प्रचार प्रसार, ट्रेनिंग, IEC एक्टिविटीज़ को अप्रोच करते हैं। अभी नरेगा में एक और माध्यम जो सरकारी तंत्र के भीतर ही निकाला गया है अक्रॉस द कंट्री, वो मेड्स को हेविली एम्प्लॉय करने का है, कि हम महिला मेड्स को या महिला सखियों को नरेगा वर्क साइट्स पे एम्प्लॉय कर रहे हैं, और उन्हीं के माध्यम से वर्क साइट्स का सुपरविजन, उनकी ट्रेनिंग, अटेंडेंस, वर्क प्रायोरिटी, किस काम की किस सीज़न में कब कहाँ डिमांड है, ये हमारी महिला मेड्स एक तय करती। सो जो एक हमारा अभी तक ग्राम रोजगार सहायक पे बेस्ड हमारा एक स्ट्रक्चर था,
जो कि गाँव का एक सहायक है, उसके साथ में हमने एक पैरेलल और स्ट्रक्चर जो सरकारी तंत्र के भीतर है क्रिएट किया है, जो कि एक हाइब्रिड टाइप का व्यक्ति है। ये महिला मीट जो हमारा है, ये कुछ हद तक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के मोबिलाइजर, मोटिवेटर, कम्युनिटी मोबिलाइजर की तरह भी काम कर रहा है और बेसिकली हमारे सरकारी तंत्र का हिस्सा है। तो उसके भी माध्यम से ये गैप ब्रिज होते हैं, बट नॉनदलेस एक बहुत बड़ी ब्रिजिंग ये कम्युनिकेशन गैप तो ब्रिज करेगा ही। कुछ ट्रेनिंग के भी हमारे नीड्स को मीट करते हैं महिला मेट्स के सिस्टम्स, बट महिला मेट्स को भी सशक्त बनाना, उनकी ट्रेनिंग करना, उनको और भी ज़्यादा एम्प्लॉयबल बनाना, इसमें भी एक गैप ब्रिजिंग है जो कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से होती है। एंड जैसे हमारे क्लस्टर फैसिलिटेशन टीम्स हैं या नॉलेज पार्टनर्स हैं, वो भी फील्ड पे जाके सरकारी स्कीम क्या है वो जनपद में किस तरह से ट्रांसलेट और इंटरप्रेट हुई, जनपद के बाद ग्राम पंचायत में किस तरह से ट्रांसलेट हुई, उस गैप को भी ब्रिज करते हैं। हमने इसमें एक और एक्सपेरिमेंट महिला मेट्स के ही साथ किया है, वो है हमारा साझा मंच का एक्सपेरिमेंट है। इस साझा मंच को हम एक ऐप पे भी ले जाने की और डेवलप करने की कोशिश करें। साझा मंच का कंसेप्ट बहुत ही सरल है, परंतु ये इसी कम्युनिकेशन गैप को ब्रिज करने में काम आ सकता है कि हमारी महिला मेट्स और एसएचजीज जो नरेगा का काम में इन्वॉल्व है, उनको हम हर 15 दिन में एक बार जनपद में बैठक में बुलाते हैं नोडल ऑफिसर के साथ, और उनकी नरेगा से संबंधी क्या मांग, क्या आवश्यकता, क्या शिकायत, क्या कंप्लेन है, उसको जनपद लेवल पे हम हमारे जो प्रोग्राम ऑफिसर सीओ जनपद है या जो बीडीओ हैं, उनसे उनका डायरेक्ट वार्ता करवाते हैं। ये साझा मंच भी एक कम्युनिकेशन गैप बिल्डिंग एक्सरसाइज ही है, और ये जहाँ जहाँ हम इसको अच्छे से कर पाए हैं वहाँ पे ये बहुत सक्सेसफुल हुई है। और बहुत सारे जो कंप्लेंट्स सिंपली मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण पे होती हैं, या जिस तरह से हम स्कीम चाह रहे हैं, अभी हमारी बॉटम अप एंड टॉप डाउन की बात हुई थी कि आइडियली स्कीम को नीचे से चलना है, नीचे से आने वाली मांग हमारा रोजगार सहायक शायद उतने बेहतर तरीके से हमको नहीं दे पाता है। सिस्टम है, जीपीडीपी है, ऑनलाइन का सिस्टम है, पर फिर भी उसके हाथ में ये गुंजाइश होती है कि वो अपनी प्रायोरिटी के अंक ऊपर नीचे करते हुए कहीं ना कहीं थोड़ा अंतर प्रायोरिटीज में एकदम ग्राउंड लेवल पे कर पाते हैं। यदि महिला मेट्स का एक सिस्टम है या साझा मंच का सिस्टम है, तो वो अपनी आवाज़ उठा सकती हैं कि उनकी मांग ये है और उसी के अनुसार काम होना चाहिए। या जब कम्युनिटी एक्सरसाइज हुई, जब जीपीडीपी में फ्रीज हुआ, तो हमने इस काम को पहले मांगा, यह पहले प्रायोरिटी में होना चाहिए, ना कि कोई दूसरा जो किसी और कारणों से उभरा। तो इस तरह के कम्युनिकेशन गैप बिल्डिंग एक्सरसाइजेस के बहुत सारे मॉडल्स हैं, उसमें से एक हमारा साझा मंच का है, महिला मेट्स के माध्यम से हम इसको कर रहे हैं, और ऐसे और भी चीज़ें हो सकती हैं। थैंक यू सोफिया जी, ये काफ़ी प्रिसाइज रिस्पॉन्स है। कम्युनिटी को कैसे लेके चलना, उनको इन्वॉल्व करना, प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करना जैसे साझा मंच है, या उन्हीं समुदाय से ऐसे लोगों को लाना स्कीम के अंदर ताकि उनके ज़रिए कम्युनिकेशन किया जा सके, उनके ज़रिए ज़मीनी स्थिति को समझा जा सके। नैन्सी जी, आप इस पे कुछ और जोड़ना चाहेंगे अपने अनुभव से कि एक समुदाय को लेके कैसे हम लोग कम्युनिकेशन गैप, योजनाएं क्या हैं, क्या चल रही है, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम जा रहा है, वो समझना? Actually, मतलब apart from the points which madam raised, इसमें जो गैप हम लोग जनरली एक रहता है, वो उसका बेसिक कोई कॉज है कि जो एजुकेशन लेवल है वो मतलब वो तो एक खैर सिस्टमिक चेंज है, उसमें थोड़ा समय लगेगा, बट एज एंड व्हेन जैसे आप देखेंगे कि जो जो स्टेट्स हैं जहाँ पे एजुकेशन की या लिटरेसी रेट अच्छा है, या जहाँ पे लोग ज़्यादा वेल एजुकेटेड है, वहाँ पे ऐसे गैप्स कम होते हैं। एंड ऑब्वियसली जहाँ पे थोड़ी अभी भी बहुत गैप्स है विद रिस्पेक्ट टू द एजुकेशन लेवल ऑफ द बेनिफिशरीज या ऑफ द पीपल, उन जगहों पर हम लोग को ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। एंड जो हमारे प्रचार प्रसार के मीन्स है आजकल, आईटी प्लेटफॉर्म्स है, आईटी मीन्स है, ऑडियो विजुअल मीन्स है, देयर आर वेरियस वेज इन विच दिस गैप इज बीइंग ट्राई टू फिल्ड इन। एंड काफ़ी ज़्यादा फोकस भी और रहता है किसी भी गवर्नमेंट का, या इवन हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशरीज को अपनी योजनाओं के बारे में बता पाएँ, उनका जो पार्टिसिपेशन है। एंड ऑल दिस जो हमारा जीपीटीपी प्रोग्राम है, या कोई भी हम लोग जो
प्रोग्राम जहाँ पे कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट में हम लोग बिलीव करते हैं, उसने काफ़ी हद तक मदद की है हम लोग को इन गैप्स को फिल करने के लिए। थैंक यू नैन्सी जी। जब हमने ये चर्चा स्टार्ट की थी तो हमने कुछ अपने लिए एक्सपेक्टेशन सेट किए थे कि हम लोग कन्वर्ज हो सके, और मुझे लगता है उसे हमने बखूबी हासिल किया। एक दूसरे के सवालों में रिस्पॉन्सेज को और एनरिच करते हुए आज हमें काफ़ी समझने को और सीखने को मिला है कि कन्वर्जेंस को लेके कैसे नैरेटिव इन्वॉल्व हो रहा है, क्या बाधाएं आती है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसा श्री सिन्हा जी ने कहा। साथ साथ नरेगा की बात करें तो क्या किस तरह से कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है अलग अलग एक्टर्स के बीच में, किस तरह से टेक्नोलॉजी ने उस कोऑर्डिनेशन को फैसिलिटेट किया हुआ है, जिला स्तर पर किस तरह का रोल एक कलेक्टर को प्ले करना होता है, और उनके लिए किस तरह से रोल को प्ले करना, उनमें चैलेंजेस क्या है और कैसे सहूलियत दिया जा सकता है। तो कन्वर्जेंस के वेरियस डायमेंशंस हमारे समक्ष लाए हैं हमारे पैनलिस्ट। आप सबका पुनः हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, और इतने प्रिसाइज और सटीक रिस्पांस देने के लिए धन्यवाद कि एक दूसरे से हम बिल्ड को करके कॉन्वर्जेशन को एनरिच कर पाए। थैंक यू एवरीवन, ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर ज्वाइनिंग। अनूप जी, मैं अब आपको मंच लौटाना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच नीरज, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना बखूबी इस सत्र का आपने उसका संचालन किया, और मैं श्री एन सिन्हा सर को, सूफिया जी को और नैन्सी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग समागम 2022 का हिस्सा बने। आप लोगों के पास अगर समय होगा तो 5:10 पर हम लोग अपना आखिरी सत्र जो है, जो पूरे दिन का टेक अवेज हैं, उसको हम रैप अप करेंगे। अगर आपके पास, जैसा मैंने कहा, समय है तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। अगर आप नहीं जुड़ पाते हैं तो पुनः आपका ढेर सारा आभार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस महत्वपूर्ण सत्र में कन्वर्जेंस के महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर ये जो चर्चा थी वो रही, और निश्चित तौर पर हम सभी को बहुत कुछ सुनने को, और जैसा नीरज जी ने कहा, सुनने को और सीखने को और जानने को मिला। तो आप सभी का आभार। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों, हम लोग अब 5:10 पर फिर से मुलाकात करते हैं। हमारे पास 5 मिनट का समय है, और 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद में 5:10 पर, जैसा मैंने कहा, हम लोग अपने आखिरी राउंड अप सत्र की ओर, जहां पर हम की टेकअवेज के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपसे शीघ्र जो है फिर मुलाकात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।